Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमारा टॉपिक है क्लॉसियस प्रमेय। क्लॉसियस के प्रमेय के अनुसार एक उत्क्रमणीय चक्र के पूर्ण पथ के लिए डी क्यू अपॉन डी का समाकलन है वो शून्य होता है, अर्थात जो समाकलन डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 0, जहाँ संकेत एक पूर्ण चक्र के लिए समाकलन व्यक्त करता है। तो यहाँ पे हम अवस्था परिवर्तन के लिए पीवी आरेख बनाए हुए हैं, जिसमें किसी निकाय की अवस्था I से अवस्था F में उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा परिवर्तन के लिए पीवी आरेख प्रदर्शित है। यहाँ पर जो निकाय की अवस्था है I से अवस्था F में उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा परिवर्तन के लिए पीवी आरेख प्रदर्शित है। I तथा F बिंदुओं पर क्रमशः A1, A1' और A2, A2' रुद्धोष्म वक्र है। यहाँ पे I तथा I और F बिंदुओं पर जो A1, A1' है, A2, A2' है, वो है रुद्धोष्म वक्र। वक्र IF द्वारा आयतन अक्ष से जो घिरा क्षेत्रफल है वो है I A' B' F। इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य व्यक्त। यहाँ पर जो I और F बिंदुओं पर A1, A1' और A2, A2' है, वो रुद्धोष्म वक्र है। वक्र IF द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल होगा I A' B' F। ये इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य व्यक्त करता है। अब दोनों रुद्धोष्म वक्र A1 और A1', A2 और A2' के बीच समतापी वक्र A और B, यहाँ पे रुद्धोष्म वक्र A1, A1', A2, A2' के बीच समतापी वक्र A B इस प्रकार ले सकते हैं कि वक्र I A B F IABF द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ठीक क्षेत्रफल IA'B' के बराबर है। इस प्रकार मार्ग IF के लिए निकाय द्वारा जो किया गया कार्य है वो मार्ग IABF के लिए किए गए कार्य के बराबर है, अर्थात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस प्रकार जो मार्ग हम लोग IF लिए हैं उसके लिए निकाय द्वारा किया गया कार्य मार्ग IABF के लिए किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे DWIF इक्वल टू DWIABF, इसको दिए इक्वेशन 1। चूँकि दोनों मार्ग के लिए निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाएं वो समान है, अतः दोनों मार्ग के लिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी समान होगा। तो आंतरिक ऊर्जा को डिनोट करते हैं DU से। तो यहाँ पर दोनों मार्ग के लिए निकाय की जो प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाएं हैं, दोनों समान है। दोनों मार्ग के लिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो समान होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DUIF इक्वल टू DUIABF, जहाँ DU है वो आंतरिक ऊर्जा है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से होता है DQ इक्वल टू DU प्लस DW से। तो IF मार्ग के लिए निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, तो यहाँ पे हम DQ के पास DQIF ले लेंगे इक्वल टू DUIF प्लस DWIF, तथा IABF के लिए एक बार लिए IF के लिए और एक IABF के लिए। तो मार्ग IABF के लिए एक बार हम ले रहे हैं I और F के लिए और एक बार IABF के लिए। यहाँ पर DQIABF इक्वल टू DUIABF प्लस DWIABF। अब
हम जो कार्य लिए थे और आंतरिक ऊर्जा लिए थी, इसको लिए इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से डी क्यू आई एफ इक्वल टू डी क्यू आई ए बी एफ। लेकिन रुद्धोष्म मार्ग आई ए तथा बी एफ में न तो ऊष्मा ली जाती है और न ही ऊष्मा है वो दी जाती है। तो यहाँ पे डी क्यू आई ए बी एफ इक्वल टू डी क्यू ए बी और डी क्यू आई एफ इक्वल टू डी क्यू ए बी। यहाँ पे बोल रहा है कि रुद्धोष्म मार्ग आई ए तथा बी एफ में, आई ए और बी एफ में न तो ऊष्मा ली जा रही है और न ही ऊष्मा दी जाती है। तो यहाँ पे डी क्यू आई ए बी एफ इक्वल टू डी क्यू ए बी, इसको हम ले सकते हैं डी क्यू आई ए बी एफ इक्वल टू डी क्यू ए बी और डी क्यू आई एफ इक्वल टू डी क्यू ए बी। डी क्यू आई एफ इक्वल टू डी क्यू ए बी, डी क्यू आई ए बी एफ इक्वल टू डी क्यू ए बी और डी क्यू आई एफ इक्वल टू डी क्यू ए बी। इस प्रकार प्रक्रम आई एफ को विभिन्न प्रक्रमों आई ए जो है रुद्धोष्म, ए बी समतापी तथा बी एफ रुद्धोष्म प्रक्रमों के तुल्य माना जा सकता है तथा प्रक्रम आई एफ में निकाय द्वारा अवशोषित या मुक्त ऊष्मा ठीक उतनी ही है जितनी कि समतापी प्रक्रम ए बी में निकाय द्वारा अवशोषित या मुक्त ऊष्मा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रक्रम है आई एफ उसको विभिन्न प्रक्रम में, जैसे हम पहले पढ़े थे कार्नो इंजन में 4 प्रक्रम, तो उसको आई एफ को विभिन्न प्रक्रम आई ए रुद्धोष्म, ए बी समतापी, बी एफ रुद्धोष्म प्रक्रमों के तुल्य मान सकते तथा प्रक्रम आई एफ में जो निकाय द्वारा अवशोषित या मुक्त ऊष्मा है वो ठीक उतनी है जितनी कि समतापी प्रक्रम ए बी में निकाय द्वारा अवशोषित या मुक्त ऊष्मा। अब माना कि एक उत्क्रमणी चक्र, यहाँ पे एक उत्क्रमणी चक्र ए बी ए है, एक उत्क्रमणी चक्र ए बी ए है। इस संपूर्ण चक्र को अनेक रुद्धोष्म वक्र, जैसे यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6 खींचकर अनेक छोटी छोटी पट्टियों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे पीवी आरेख पर उत्क्रमणी चक्र को बताया गया है जिसमें ए बी ए है वो एक उत्क्रमणी चक्र है इस संपूर्ण चक्र को अनेक रुद्धोष्म वक्र A1, A2, A3, A4, A5, A6 में खींचकर अनेक छोटी छोटी पट्टियों में बांटा जा सकता है। अब प्रथम कार्नो चक्र ए बी सी डी ए में माना कि जो समतापी प्रसार है ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में जो समतापी प्रसार है ए बी में ताप T1 पर, यहाँ पर जो ए बी सी डी ए में ए बी पर ताप T1 पर Q1 ऊष्मा अवशोषित होती है तथा समतापी संपीड़न में CD में, ये है वो समतापी संपीड़न है, तो CD में ताप T2 पर Q2 ऊष्मा निष्कासित करती है। कार्नो चक्र ए बी सी डी में जो समतापी प्रसार ए बी है उसमें ताप T1 पर ऊष्मा Q1 अवशोषित होती है और समतापी संपीड़न CD में ताप T2 पर ऊष्मा Q2 निष्कासित होती है। तो समीकरण 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2। इसको हम देते हैं इक्वेशन 3। जो कि ऊष्मा जो है वो Q1 अवशोषित की गई है तथा
ऊष्मा Q2 निष्कासित की गई है। यहाँ पे जो ए भी है रुद्धोष्म वक्र में ऊष्मा यहाँ पे जो समतापी प्रसार है ए बी उसमें ऊष्मा Q1 है वो अवशोषित की गई है और संपीड़न समतापी संपीड़न में Q2 पर ऊष्मा है वो निष्कासित की गई है। अतः चिन्ह प्रथा के अनुसार जो Q1 है जो ऊष्मा Q1 अवशोषित की गई है वो धनात्मक और Q2 जो ऊष्मा है वो निष्कासित की गई है वो ऋणात्मक होगी। अतः समीकरण से Q1 T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इक्वल टू 0, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार संपूर्ण चक्र के लिए अन्य सभी कार्नोट चक्र के लिए जो उपयुक्त समीकरण प्राप्त करके सभी को जोड़ने पर इस प्रकार हम संपूर्ण चक्र के लिए निकालेंगे और अन्य सभी कार्नोट चक्र के लिए संपूर्ण चक्र के लिए अन्य सभी कार्नोट चक्र के लिए जो उपयुक्त समीकरण प्राप्त होगा उस सभी को जोड़ेंगे तो वो आएगा समीशन Q अपॉन T इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ पे निकाले हुए हैं समतापी प्रसार AB और समतापी संपीड़न CD के लिए, उसी प्रकार हम यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न के लिए निकालेंगे। फिर सभी को जोड़ेंगे तो जो उपयुक्त समीकरण है उस वैसे ही हमको इक्वेशन प्राप्त होगा और सभी को जोड़ने पर समीशन Q अपॉन T इक्वल टू 0 आएगा। जहाँ सिग्मा है वो संपूर्ण चक्र के लिए योग प्रदर्शित करता है, जो सिग्मा है वो पूरे चक्र के लिए योग प्रदर्शित करेगा। अब यदि इन सूक्ष्म कारणों चक्रों के रुद्धोष्म वक्र आपस में अत्यंत समीप हो तो अब ये बोल रहा है कि जो कार्नो चक्र है उसमें जो रुद्धोष्म वक्र है वो आपस में बहुत ही समीप हो तो उनको अत्यंत छोटे छोटे समतापी वक्रों से मिलाया जा सकता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रुद्धोष्म वक्र है वो अत्यंत पास हो तो उसको अनेक समतापी वक्रों के छोटे छोटे भागों से उसको मिलाया जा सकता है तथा प्रत्येक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग वक्र ABA से संपाती होगा, जिसके लिए समाकलन DQ अपॉन T होगा वो 0 होगा, जो उत्क्रमणी चक्रीय प्रक्रम के लिए है। इस प्रकार हमने पढ़ा क्लॉसियस का प्रमेय। तो क्लॉसियस के प्रमेय के अनुसार जो एक उत्क्रमणी चक्र होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिया था उत्क्रमणी चक्र के पूर्ण पद की जो DQ अपॉन T है वो 0 होता है। यही हमें प्रूफ करना था कि प्रत्येक जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है उसके लिए वक्र ABA से वो संपाती होता है, जिसके लिए समाकलन DQ अपॉन T इक्वल टू 0 उत्क्रमणी चक्रीय प्रक्रम के लिए।